नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। एमएसके स्टडी 21 चैनल भाई बिहारी सर आज एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। किसके बारे में चर्चा करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। उसके बाद खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? तो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। लगभग 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कितने वर्षों तक? लगभग 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। क्या था? शिहाबुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का क्या नाम था? तो चाचा का नाम था सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शिहाबुद्दीन खिलजी की यानी जब अलाउद्दीन खिलजी बचपन में ही था, छोटी उम्र में ही शिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। जब शिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन कौन करता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है। बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना दामाद बना लिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरशास्प था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसे जब सुल्तान का पद प्राप्त करने के इच्छुक हुआ तो उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या जुलाई 1296 ईस्वी में कर दिया और वह सुल्तान का दावेदार बना। परंतु अलाउद्दीन खिलजी को तुरंत सुल्तान की गद्दी नहीं प्राप्त हुई। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या का समाचार दिल्ली में उसकी पत्नी मलिका जहां को प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होती है, तो मलिका जहां अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया मलिका जहां ने, और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को दिल्ली बुला लिया। जब यह सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिलती है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? कड़ा मानिकपुर से अपनी सेना लेकर के दिल्ली की ओर कूच कर देता है। रास्ते में जो भी लोग मिलते थे सभी को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, धन दौलत बांटते हुए, क्योंकि देवगिरी से लूटे गए धन को जनता में बांटते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा था। जब दिल्ली के निकट पहुंच गया, एक विशाल सेना दिल्ली के निकट जब पहुंची तो दिल्ली में रुकनुद्दीन इब्राहिम और उसकी मां मलिका जहां जब जान गए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश करने वाला है तो वो दिल्ली छोड़ करके और उत्तर की तरफ भाग जाते हैं, यानी मुल्तान वाले साइड में चले जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और अक्टूबर 1296 ईस्वी में विधिवत अपना राज्यारोहण कराता है अलाउद्दीन खिलजी।
राज्यारोहण करा लेता है, तो उसने उपाधि क्या धारण किया था? उपाधि धारण किया, क्या उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि क्या धारण किया था? खलीफा का नाइब। किसकी उपाधि धारण किया? खलीफा का नाइब। किसकी उपाधि धारण किया? खलीफा की नाइब। और दूसरी उपाधि धारण किया द्वितीय सिकंदर। किसकी उपाधि धारण किया? द्वितीय सिकंदर। और उपाधि क्या धारण? सिकंदर ए सानी। तो जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो खलीफा का नाइब, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के जो उसे विजय में अभियान में सफल बनाते हैं, उनमें से क्या होते हैं? प्रमुख सरदार कौन होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के? तो प्रमुख सरदार होते हैं, प्रमुख सरदार कौन होते हैं? तो उनमें सरदार कौन होते हैं? नुसरत खां, मलिक कफूर, आइन उल मुल्क आदि क्या होते हैं? उनके प्रमुख सेना नायक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। नुसरत खां के बाद मलिक कफूर, अनाइल उल मुल्क, जफर खां आदि अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक थे। उसके बाद देखते हैं विद्रोह उन्मूलन के उपाय, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख विद्रोह किसका हुआ था? 9 मुसलमानों का विद्रोह हुआ। किस मुसलमानों का विद्रोह हुआ? पहला विद्रोह कौन हुआ था? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहले के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पहला विद्रोह हुआ था 9 मुस्लिमों का विद्रोह। दूसरा है विद्रोह आकत खां का विद्रोह। किसका विद्रोह? आकत खां का विद्रोह। खां का विद्रोह। किसका विद्रोह? मंगू खां का विद्रोह। और चौथा विद्रोह किसका हुआ था? हाजी मौला का विद्रोह हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पहला विद्रोह 9 मुस्लिमों का विद्रोह, और दूसरा विद्रोह है आकत खां का विद्रोह, तीसरा विद्रोह है मंगू खां का विद्रोह, और चौथा विद्रोह क्या है? तो हाजी मौला का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख विद्रोह हुए। आगे देखिए दरबारी कवि क्या है? पहले दरबारी कवि के बारे में, जो प्रमुख दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। तबला का आविष्कार किसने किया था? तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के समय में किसने किया? सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? तो 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा? अमीर खुसरो ने देखा। क्लियर है? ये दरबारी कवि से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था क्या थी? तो सैनिक व्यवस्था क्या थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में? तो अस्थाई सेना का गठन किसने किया? अस्थाई सेना का गठन किसने किया? सर्वप्रथम अस्थाई सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का गठन किया, और उसकी सेना हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। ठीक है, आगे देखते हैं नगद वेतन देने की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है
जिसने नगद वेतन देने की शुरुआत की। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन ना दे करके जागीर प्रदान की जाती थी, भूमि प्रदान की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने नगद वेतन देने की शुरुआत की। क्लियर है। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिक सुधार में घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने की प्रथा क्या थी, तो क्या होता था, सैनिक अलाउद्दीन खिलजी यानी सुल्तान से अच्छे घोड़े ले लेते थे, परंतु युद्ध में मरियल घोड़े लेकर चले जाते थे, जिससे युद्ध में पराजय हो जाती थी। और इस कमी को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत कर दिया। ठीक है। और एक प्रकार की घोड़े की पीठ पर या मोहर लगा दी जाती थी। क्लियर है। और क्या किया, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सैनिकों की हुलिया लिखने की, एक बड़ा सा बढ़िया सा रजिस्टर होता था, उस रजिस्टर में प्रत्येक सैनिकों का हुलिया व चेहरा दर्ज होता था। आगे देखिए, आगे आरिज ए मुबालिक, अलाउद्दीन खिलजी के समय में आरिज ए मुबालिक या सेना मंत्री होता था, जो सैनिकों की भर्ती की जाती थी। कौन करता था, आरिज ए मुबालिक। आरिज ए मुबालिक जो सैनिकों की भर्ती करता था। ठीक है, सैनिकों की भर्ती करता था आरिज ए मुबालिक। क्लियर है। जो सेना मंत्री होता था और दीवान ए आरिज सैनिकों की हुलिया रखता था। दीवान ए आरिज क्या करता था, सैनिकों की हुलिया रखता था। क्लियर है। सैनिकों का वेतन कितना होता था, तो सैनिकों का वेतन प्रति माह 234 टंका होता था। कितना होता था, 234 टंका। 234 टंका वार्षिक वेतन सैनिकों का वेतन होता था। अगर सैनिक एक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे तो उन्हें वार्षिक 78 टंका अतिरिक्त प्रदान किए जाते थे। अगर सैनिक एक घोड़ा रखता था तो उसे एक अस्पा कहा जाता था। अगर सैनिक एक घोड़ा रखते थे तो उन्हें एक अस्पा कहा जाता था। यदि सैनिक 2 घोड़े रखते थे तो उन्हें 2 अस्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 2 अस्पा कहा जाता था। क्लियर है। सैनिक सुधार के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आते हैं कहां पर, तो स्थापत्य कला पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला। तो पहला अलाउद्दीन खिलजी ने क्या निर्माण करवाया, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, अलाई दरवाजा का निर्माण किया। उसके बाद हौज खास, किसका निर्माण कराया, हौज खास। हौज खास के बाद सीरी का किला, किसका किला, सीरी के किले का निर्माण करवाया। उसके बाद जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य कला है अलाई दरवाजा, हौज ए खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद। ठीक है, आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे चर्चा आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत अभियान कौन सा है, उत्तरी भारत अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला उत्तरी भारत में जो अभियान किया वो किया गुजरात का अभियान। ठीक है, कहां किया, गुजरात पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया, तो 1298 और 99 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया। क्यों गुजरात पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि गुजरात उस समय भूमि की उर्वरता और व्यापार के दृष्टि से गुजरात एक संपन्न राज्य बन चुका था। इस संपन्नता से लालायित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने कहां आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक रायकर्ण था। क्लियर है,
कौन था? रायकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेना नायक नुसरत था और एक और सेना नायक को, जो सिंध की ओर से और राजपूताना की ओर से, अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेना नायकों को गुजरात अभियान के लिए भेजा। जब गुजरात अभियान के लिए भेजा तो रायकर्ण क्या होता है, युद्ध ना करके गुजरात को छोड़कर दक्षिण की ओर और भाग जाता है। जब दक्षिण की ओर भाग जाता है तो कहां जाता है? देवगिरी या दौलताबाद में राय कृष्णदेव, सॉरी, कहां पहुंच? दौलताबाद भाग जाता है। कौन? रायकर्ण भाग जाता है दौलताबाद। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं संपूर्ण गुजरात को लूटपाट करती हैं। यहां तक कि गुजरात के कई मंदिरों को लूटपाट किया जाता है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं द्वारा। उसके बाद जब नुसरत खां खंभात वाले क्षेत्र में जाता है तो उसे एक हिंदू हिजरा किन्नर प्राप्त होता है, जिसे मलिक कफूर कहा जाता है। 1000 दिनार में नुसरत खां ने गुजरात से खरीदा था, इसलिए मलिक कफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक कफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे दूसरा अभियान कब करता है? रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी करता है 1301 ईस्वी में। कब करता है? 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है रणथंभौर। रणथंभौर कहां पे पड़ता है? राजपूताना का एक संपन्न राज्य हुआ करता था रणथंभौर। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में नुसरत खां और एक और सेना नायक के माध्यम से रणथंभौर की विजय अभियान करता है और वहां का शासक होता है हम्मीर देव। हम्मीर देव जो होता है डट कर मुकाबला करता है और एक वर्ष तक घेराबंदी अलाउद्दीन की खिलजी की सेनाएं करती हैं, परंतु जीत नहीं पाते हैं। उसके बाद रणथंभौर के लिए में अलाउद्दीन खिलजी की सेना नायकों ने कूटनीतिक चाल चली और हम्मीर देव के प्रधानमंत्री होते हैं रणमल। रणमल को आपस में अपनी ओर मिला लिया जाता है और हम्मीर देव की क्या होती है? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी सूचना जब महल में पहुंचती है तो उनकी पत्नी रंग देवी क्या होती है और अन्य राजपूत महिलाओं के साथ क्या होता है? जौहर कर लेती हैं, यानी अग्नि में कूदकर अपना प्राण दे देती हैं। ये था रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में। तीसरा अभियान है चित्तौड़ का अभियान। सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? 1303 ईस्वी में कब आक्रमण करता है? 1303 ईस्वी में आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मेवाड़ वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। उस समय मेवाड़ का राजा कौन होता है? राणा रतन सिंह होता है। कौन होता है? राणा रतन सिंह चित्तौड़ का राजा होता है और उसकी पत्नी थी कौन? पद्मावती। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ का घेरा कई महीने तक चलता रहा, 7 माह तक ये घेरा चलता रहा। राणा रतन सिंह ने हार नहीं मानी और डटकर अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन गया था? अमीर खुसरो भी गया था। क्लियर है? तो 7 माह तक अलाउद्दीन खिलजी को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीतिक चाल चली और कूटनीतिक चाल चली तो क्या किया? उसने क्या कर लिया? जब कूटनीतिक चाल चली तो उसने एक संदेश भिजवाया
राणा रतन सिंह को अगर आप अपनी पत्नी पद्मावती को एक झलक दिखला देंगे तो हम चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे और दिल्ली वापस चले जाएंगे। राणा रतन सिंह को ये बातें मान ली और क्या है, अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपा सालारों के साथ राजा रतन सिंह के साथ महल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो राजा रतन सिंह ने एक और शर्त उसने रखा कि मैं रानी पद्मावती को आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाऊंगा, या तो इस दर्पण में दिखाऊंगा या जल में परछाई के माध्यम से दिखाऊंगा। आप लोग देखे होंगे रणबीर कपूर की मूवी में रानी पद्मावती की आप मूवी देखे होंगे तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो क्या होता है, महल के अंदर प्रवेश करते हैं राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपा सालारों के साथ अंदर महल में प्रवेश करते हैं। रानी पद्मावती यानी महल के ऊपर से नीचे जल भरा होता है, उसमें परछाई देखता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है। जब जल में इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी सुंदर होगी। अलाउद्दीन खिलजी देखकर वापस निकलता है। राणा रतन सिंह भी उनके साथ बाहर निकलते हैं। जब किले के बाहर आ जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर राणा रतन सिंह को क्या हुआ, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक, जब राणा रतन सिंह को मार दिया जाता है तो सूचना महल के किले के अंदर सूचना पहुंचती है कि राणा रतन सिंह मारे गए हैं। इस पर रानी पद्मावती ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए महल में जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी राजपूत महिलाएं थी, सभी महिलाओं ने आग में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा किया, यानी जौहर प्रथा कर लिया। तो ये था चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा अभियान क्या है, मालवा का अभियान। मालवा का अभियान, चूंकि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की जीत लेता है तो जितने छोटे मोटे राजपूत राजा हैं अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। अधिकतर राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर लिया, परंतु मालवा का शासक होता है महलक देव, उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की और अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किसको भेजता है, मुल्तान के अपने एक सेना नायक होता आइन उन मुल्क को मालवा पर अभियान करने के लिए भेजता है। शुरुआती में आइन उन मुल्क को मालवा पर अभियान जीत करने में असफल प्रतीत होता है, परंतु अंत में आइन उन मुल्क मालवा पर अधिकार कर लेता है। उज्जैन, मांडू आदि क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलामुअलैकुम सलाम, सबको करते हैं प्रणाम।